हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज इस वीडियो में जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में हम लोग बात करेंगे। वही वर्मा साहब जो कैश कांड, लूट कांड के लिए इनफेमस हुए, इसको विख्यात नहीं कहेंगे, कुख्यात हो गए। जस्टिस यशवंत वर्मा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा अभी सिटिंग जज हैं ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस यशवंत वर्मा एक भारत में एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। वो भारत के शायद से पहले ऐसे सिटिंग हाई कोर्ट जज होंगे जिनका कि इम्पीचमेंट, महाभियोग के लिए प्रस्ताव मॉनसून सत्र में सदन में पेश किया जा सकता है। पहले समझते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि 14 मार्च 2025 को एकाएक पूरे भारत में फेमस हो गए। हाई कोर्ट के जजेस को आम आदमी जनरली उनके नाम को, चीफ जस्टिस के नाम को भी नहीं जानते, क्योंकि उनका उनसे बहुत ज़्यादा पाला नहीं पड़ता है। एक आम आदमी, और भारत में बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, एक हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेज हैं, तो सबको तो जानना खैर छोड़ ही दीजिए। आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य के चीफ जस्टिस को भी अगर आप लॉ फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं तो माइट भी आप नहीं जानते हो। लेकिन यशवंत वर्मा ने एक ऐसा कांड कर दिया कि वो पूरे भारत में मतलब रातों रात फेमस हो गए। कैश कांड, 14 मार्च की रात 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में बोरे में कैश ठूस ठूस कर भरा गया था, जो अधजले अवस्था में पाया गया स्टोर रूम में। जस्टिस यशवंत वर्मा उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, और जस्टिस यशवंत वर्मा उस समय अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। तुगलक रोड में उनका घर था, सरकारी आवास था, बंगला था। और तुगलक रोड वाले घर में, क्रेसेंट एरिया जो है, उस घर में आग लग जाती है, और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, दिल्ली फायर सर्विस को बुलाया जाता है, और वो लोग के साथ दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी आती है। तो दिल्ली पुलिस की, जनरली आम आदमी के घर में आग लगेगा तो फायर ब्रिगेड वाले ही जाते हैं, पुलिस नहीं जाती है। लेकिन क्योंकि सेंसिटिव मामला है, हाई कोर्ट के जज का मामला है, तो उसमें दिल्ली पुलिस की भी गाड़ी जाती है। जब आग बुझाया जा रहा था तो मतलब पानी के फव्वारे हर जगह छोड़े जा रहे थे, आग को बुझाया जा रहा था, तो उसमें एक अंकित सहवाग नाम का जो कर्मी था दिल्ली फायर सर्विस का, उसके पैर से बोरा टकराता है, मतलब कि नोट टकराता है 500 का। तो वो नीचे की ओर देखता है तो देखता है कि 500 के बहुत सारे बंडल से गड्डियां हैं, कुछ नोट्स खुले हैं और कुछ नोट्स में रबड़ लगा हुआ है, वो बंडल में बंधा हुआ है, और बहुत सारे नोट्स हैं, भरा हुआ है, वो 1.5 फीट तक लगभग ऊंचाई तक भरा हुआ है स्टोर रूम में। तो वो मतलब एकाएक चौंक जाता है। एक जो दूसरा बंदा है वहां पे, वो बोलता है कि अरे गांधी जी जल गए, महात्मा गांधी जल गए। जनरली लोग, आप गांव में सुना होगा, क्योंकि गांधी जी की तस्वीर होती है नोटों पे। तो और ये जो इंक्वायरी कमेटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इस वीडियो में जो बोले दिल्ली फायर सर्विस के कर्मी कि आग लग गई गांधी जी में, गांधी जी जल गए, ये मैच भी हुआ है। ये वीडियो सैंपल में उनकी आवाज को मैच किया गया और वो मैच हो गया। मतलब कि ये विटनेस और ये जो वीडियो बना था ये सही था बिल्कुल। दिल्ली के तुगलक रोड के जो रूपचंद आते हैं, जो वहां पर एसएचओ नहीं थे, वो कांस्टेबल थे या फिर शायद से सब इंस्पेक्टर रैंक के थे। तो वो देखते हैं, वो उनको एसएचओ जो उमेश मलिक है, वो वहाँ पे क्योंकि छुट्टी पे होंगे, माइट या घर पे होंगे, सो रहे होंगे, उनको जैसे ही बताया गया तो उन्होंने रूपचंद को बोला कि तुम रिकॉर्ड करो, और रूपचंद ने पूरी रिकॉर्डिंग की। तुगलक रोड वाला पुलिस स्टेशन का रूपचंद। और फिर उमेश मलिक भी वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि दिल्ली तुगलक रोड जो पुलिस स्टेशन है उसके एसएचओ हैं।
ये सारा घटनाक्रम होता है। जैसे ही ये न्यूज़ मीडिया में आता है तो मतलब एक तरह से आग की तरफ फैल जाता है पूरे भारत में। न्यायिक व्यवस्था पे सवाल किसी का भी, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि हमें न्याय मिलेगा, और उसको कहीं ना कहीं मतलब आदमी, वी ऑल वर शॉक्ड कि न्याय तो बिक रहा है, नोटों में बिक गया, बोरे बोरे भर करके नोटों में बिक गया। वो भी दिल्ली हाई कोर्ट का जज, लोअर जुडिशरी की भी बात नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट नेशनल कैपिटल में रह करके वहां के दिल्ली हाई कोर्ट का सिटिंग जज के इस तरह नोटों का अंबार मिलना, नोटों का जखीरा मिलना कोई छोटी घटना नहीं थी। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये यशवंत वर्मा है कौन। इनका पहले बैकग्राउंड को समझते हैं और उसके बाद हम लोग इस मैटर पे फिर से आते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म प्रयागराज में, जो कि इलाहाबाद, वहां पर जन्म हुआ 1969 में, 1969 में इनका जन्म होता है। यह हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स की डिग्री लेते हैं हंसराज कॉलेज से। उसके बाद रीवा यूनिवर्सिटी से, मध्य प्रदेश से ये एलएलबी की पढ़ाई करते हैं, और एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद ये वकालत शुरू करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 1992 में ये एनरोल होते हैं और 1992 से लगातार ये वकालत करते रहते हैं। 2006 में इनको स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। स्पेशल काउंसिल इनको अपॉइंट किया जाता है, और ये तब तक स्पेशल काउंसिल रहते हैं जब तक कि ये जज नहीं बनते, इनके मतलब एलिवेशन तक, एलिवेशन टू द बेंच तक। ये 2014 के पहले तक, जब ये हाईकोर्ट जज बनते हैं उसके पहले तक ये स्पेशल काउंसिल रहते हैं, और 2014 में इनको एडिशनल जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बनाया जाता है, और 2014 से 2016 तक ये एडिशनल जज के रूप में काम करते हैं, और 2016 में इनको परमानेंट जज बनाया जाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और फिर 16 से 21 तक एज अ परमानेंट हाईकोर्ट जज ही कंटिन्यूज टू वर्क, ही डिस्चार्जेस his official function, he takes part in court proceedings, he does everything। और ये 2021 तक ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज होते हैं। फिर 2021 में इनका ट्रांसफर हो जाता है और ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं, और 21 से लेकर के 14 मार्च 2025 जिस दिन आग लगी तब तक ये दिल्ली हाई कोर्ट में ही जज रहते हैं। जैसे ही ये घटनाक्रम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब थे। संजीव खन्ना एक इंक्वायरी कमेटी गठित करते हैं और इनको तत्काल प्रभाव से दिल्ली हाई कोर्ट से हटा दिया जाता है और इनको ट्रांसफर किया जाता है पेरेंट हाई कोर्ट में, मतलब ये जहां से आए हैं तो इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन है एडवोकेट्स का, वो मतलब कि धरना प्रदर्शन पर बैठ जाता है। वो रिजेक्ट करते हैं कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा को, इज अ टेंटेड फिगर। और उन्होंने एक लाइन फेमस हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ेदान नहीं है कि आप कूड़ा कचरा फेंक दोगे, जो भी जुडिशरी का कूड़ा कचरा है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट में फेंक दोगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने बोला था। उन्होंने काफी प्रदर्शन किए कि हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खैर एनीवेज, अभी की स्थिति यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिटिंग जज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जज की भूमिका निभा रहे हैं। 14 मार्च 2025 को ये बैकग्राउंड हो गया जस्टिस वर्मा का। 14 मार्च 2025 को इनके घर में आग लग जाती है, और जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो के शुरू के पार्ट में बताया कि आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के घर में जो उनके कर्मी होते हैं वो लोग फोन कॉल करके बुलाते हैं, और जो दो कर्मी हैं राजेंद्र कार्की और एक और कर्मी था, वो लोग उनको ये भी बोलते हैं कि इसको बाहर, जब फायर ब्रिगेड वाले देखते हैं कि नोटों का बंडल छुपा हुआ है तो वो बोलते हैं कि जो उनके दोनों कर्मी होते हैं वो बोलते हैं कि इसको बाहर इस मैटर को नहीं लेकर के जाना है,
इसको दबा दो यहीं पे। ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में डाला गया है, इंक्वायरी रिपोर्ट जो सबमिट की गई है। जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, दिल्ली पुलिस के लोग वहां पर भी रहते हैं, सब रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाता है, सारा वीडियो वायरल हो जाता है, फोटोज आने लगते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी स्क्रीन्स पे, अखबारों में छप जाते हैं, रेडियो में आने लगता है। तो सीजीआई फॉरेन इंक्वायरी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और सारे चीज़ों को वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड भी करवा देते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट रखा जाता प्रोसेस, क्योंकि न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह की बात थी। तो जस्टिस वर्मा, इसके बाद जस्टिस वर्मा को कार्य मुक्त कर दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट से और उनको ट्रांसफर किया जाता है पेरेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट में। फिर उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अंडर एक 3 जजेस की इंक्वायरी पैनल बनाई जाती है और उनको बोला जाता है कि आप इस मैटर में इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेट करो और गिव अस द फाइंडिंग्स, उसके अनुसार कार्रवाई हो। तो अभी थर्सडे को, मतलब 19 तारीख को सारे फाइंडिंग्स जमा किए गए हैं। चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से जो 3 जजेस के पैनल का जो फाइंडिंग्स है वो जमा किया गया है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के पास शायद से वो रिपोर्ट पहुंच गई और उनके हवाले से बहुत सारी बातें कही गई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 10 जो वहां पर विटनेस थे उन सारे का नाम दिया गया है एकदम क्रोनोलॉजी में। पहले पे अंकित सहवाग का नाम है, दूसरे में मनोज महलावत का नाम है, 9वें में रूपचंद का नाम है, 10वें में उमेश मलिक का नाम है, SHO तुगलक रोड थाना का। मतलब लगातार सारे का क्रोनोलॉजी बना करके नाम दिया गया है, कौन किसने देखा, किसने वीडियो बनाया, किसने क्या बोला, किसका आवाज मैच हुआ, एक एक चीज। और इसमें बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की गई। जैसे से फॉर एग्जाम्पल जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा से भी पूछताछ की गई। दिया वर्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो हमारे पैसे नहीं। जस्टिस यशवंत वर्मा की तरह यशवंत वर्मा साहब ने भी बोला था कि हमें इस पैसों से कोई लेना देना नहीं है और हम जानते भी नहीं है कि ये पैसा आया कैसे यहाँ। और जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा ने भी इस बात पे रिट्रेट किया और बोला कि हमें नहीं पता है कि वो पैसा कहां से आया और स्टोर रूम में कैसे आया। लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने अपने रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि स्टोर रूम में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनके फैमिली का ही एक्सेस था और उनके जो इन हाउस स्टाफ थे वही जा सकते थे स्टोर रूम में, तो कोई दूसरा तो आ ही नहीं सकता। तो स्टोर रूम में बोरे भर भर के पैसे कैसे पहुंच गए? मान लो कोई छोटा एक रिमोट होगा, एक पर्स होगा, कोई कैसे भी डाल देगा, लेकिन बोरा में भर भर करके ढेर सारे बोरे डाल दिए गए गड्डी के, तो वो उसके लिए तो ताला खोलना पड़ेगा, लैच खोलना पड़ेगा, दरवाजा पूरा खोलना पड़ेगा और तभी रखा जा सकता है। और ऐसा कैसे हुआ कि फिर उसके बाद कोई गया ही नहीं उस स्टोर रूम में? तो अभी बहुत जल्दी, मतलब इंडिया के लिहाज के में जिस तरह से जुडिशियल प्रोसेस और जुडिशरी काम करती है उस लिहाज से आप जल्दी ही बोलोगे कि मार्च में 14 मार्च को यह घटनाक्रम होता है और 19 जून को सारा रिपोर्ट आ जाता है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमेटी का। तो इंडिया में मार्च, अप्रैल, मई, जून तो 2.5-3 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इंडिया में कितना स्लो प्रोसेस चलता है आपको भी पता है। न्यायपालिका को जल्दी जल्दी काम भी करना था, क्योंकि अगर उनके साख के ऊपर सवाल उठ रहा था तो न्यायपालिका ने बड़े जल्दी इस मामले का निपटारा किया। और संसद का मॉनसून सत्र भी आने वाला है और मॉनसून सत्र में इस बात पर जोरदार बहस होने वाली थी। विपक्ष इस मामले को उठाता और सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं होता कि सत्ता पक्ष क्या किया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जो इंक्वायरी कमेटी का रिकमेंडेशन है कि महाभियोग का सिफारिश वो लोगों ने किया है, इंपीचमेंट प्रोसेस को रिकमेंड किया है, तो शायद इस मॉनसून सत्र में सदन के आप ये देख पाएंगे कि सदन में
एक सिटिंग जज का महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाएगा और उनको इम्पीच किया जाएगा। जस्टिस वर्मा जैसे लोग न्यायपालिका के लिए दीमक है, जो कि पूरे इनके वजह से पूरे न्यायपालिका पर लोगों को अंगुली उठाने का मौका मिल गया। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, ये कहने का लोगों को मौका मिल गया। जस्टिस वर्मा सिविल सोसाइटी के लिए सही नहीं है और अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। सवाल अभी भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ऊपर में पैसा नहीं गया किसी को, तो ऊपर वाले ने इनकी सेटिंग कर दी, कोई षड्यंत्र रचा गया, जैसा कि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा गया है। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ऊपर पैसे नहीं पहुंचाए और इनकी सेटिंग कर दी गई। खैर, दोनों ही सर्कमस्टांस में पैसे तो जस्टिस वर्मा ने लिए, चाहे सेटिंग हुई या नहीं हुई, पैसे इन्होंने लिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि वो पैसे किनके थे, अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ है। वो पैसे किसने जस्टिस वर्मा को दिए, किसने बोरे में भर भर करके 500 के नोटों की गड्डियां इनके घर तक पहुंचाई, किस केस के एवज में इनको ये पैसे मिले, किस केस को कंप्रोमाइज किया गया, किस केस में न्याय की जगह पर अन्याय किया गया, ये अभी भी अनसुलझे पहलू की तरह बरकरार है। कितने नोट थे, कितनी गड्डियां थी, कितने करोड़ थे, अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि तो जल गया। अब ये जस्टिस वर्मा ही बता सकते हैं। और सवाल ये है कि सिर्फ इम्पीचमेंट ही क्यों, सिर्फ महाभियोग ही क्यों, जस्टिस वर्मा को जेल क्यों नहीं भेजा जाए? एक आम आदमी 500 रुपया भी अगर घूस लेता है तो वो जेल जाता है, तो जस्टिस वर्मा क्यों नहीं जेल जाने चाहिए? कि क्यों इनके ऊपर कार्रवाई उसी तरह से नहीं हो? क्योंकि वो जस्टिस थे। किस बात के जस्टिस? क्या उन्होंने न्याय किया? उन्होंने न्याय को बेच दिया, बीच बाजार में बेच दिया। पैसों नोटों की गड्डियों में तौल उनको रख करके तौल दिया गया और तराजू में वो तौल गए। तो इनको भी जेल भेजा जाना चाहिए, आजीवन कारावास देना चाहिए, ताकि सबक मिले जुडिशियरी में भी सारे जजेस को कि हम गलत नहीं कर सकते, और गलत करेंगे तो हमारा परिणाम भी यही होगा। हमें भी महाभियोग लगा करके बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, बर्खास्त कराया जाएगा और फिर हमें जेल भी जाना पड़ेगा। इस मामले की देखिए एक अजीब सी बात है कि जस्टिस वर्मा कह रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट में, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया है। तो एक बात आप बताइए, अगर षड्यंत्र रचा गया, आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं, इतने पैसे अगर रिकवर किए गए, जले हुए जले नोट, और बारिश में क्योंकि वो पानी वाला जो फायर ब्रिगेड वाले पानी से बुझा रहे थे तो पानी से नोट भीग गया, इतने सारे नोटों का इल्जाम आपके ऊपर लग गया, घूस का, भ्रष्टाचार का इल्जाम लग गया, आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? ये इंक्वायरी कमेटी ने भी रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस वर्मा ने एफआईआर क्यों नहीं किया। सवाल तो है। एक आम आदमी के इज्जत पे बात आएगी, वो भी एफआईआर करेगा। और आप तो कोर्ट के आदमी थे भाई, आप इतने साल से 92 से वकालत कर रहे हैं, 11 साल से आप जज हैं, आपको मानहानि का नहीं सूझा, आप भी एफआईआर करते। आपने कोई एफआईआर नहीं किया और आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कराया गया और आप चुपचाप आप ट्रांसफर लेकर के वापस चले गए इलाहाबाद हाईकोर्ट में। किस मुंह से गए आप? आपको बोलना चाहिए था कि जब तक इंक्वायरी कमेटी सारा प्रोसेस क्लियर नहीं हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगा, मैं जज नहीं रहूंगा। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपने एफआईआर किया और आप चुपचाप सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्वाइन कर लिया। तो जस्टिस वर्मा के कैश कांड की यही सच्चाई है। इसमें सोचिए कि जो सारे विटनेस थे, वो तो वीडियो वायरल हो गया, जो फोटोज थे, पिक्चर्स थे, वो वायरल हो गए। नहीं तो सोचिए कि जो विटनेस होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं
ये सारे लोग ईमानदार लोग थे, ये सारे लोग खड़े रह गए। कहां से इनको प्रेशर नहीं दिलाया जाता कि चुप रहो, मुंह मत खोलो। ये राज ही रह जाता। लेकिन फोटोज वायरल हो गए, वीडियोज वायरल हो गए, सारे लोग 10 लोगों की टेस्टिमनी है, 10 लोग एकदम जो वहां पर थे, विटनेस प्राइमा फेसाई, जो वहां पे उस घटना स्थल पर मौजूद थे, उन सारे लोगों ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि जस्टिस वर्मा के घर में जो आग लगा स्टोर रूम में, वहां पर नोटों से भरी बोरियां थी और हम लोग शॉक हो गए जब जले नोटों को देखा और फिर उसका वीडियो बनाया गया। तो सारा कुछ क्लियर है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जो 3 जजेस की इंक्वायरी कमेटी थी, उन सारे लोगों ने अपने रिपोर्ट में सारा कुछ लिख करके प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भेज दिया अपने रिपोर्ट में। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब है, देखना है कि वो आगे क्या एक्शन लेते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आगे क्या एक्शन लेते हैं और सदन में, संसद में क्या होता है। महाभियोग जब पारित होगा, जब पास होगा, उसमें भी मैं फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलूंगा और कल फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह पर देख सकते हैं। राइट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और अगर सही लगे तो आप कमेंट भी करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।